डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड लेक्चर में हम लोग आज मिले हैं। फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन हुई थी और उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए थे। एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और लेकर के हम आए हैं, इसके बाद फिर कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, इन हाइड्रोजन एटम, जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसका रेडियस है 5 × 10⁻11 मीटर विथ स्पीड दिया हुआ और करंट फाइंड करना। डैट मीन्स अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट होगा, इसका रेडियस दिया हुआ और इलेक्ट्रॉन मूव करता, उसका स्पीड भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज दिया हुआ और उसका स्पीड भी ये गिवन है और रेडियस है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब आपको तो मालूम है कि I = Q/T, एक ही फार्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस किए, I = Q/T। तो I = Q/T में ये कहाँ से चला आया? Q/T टाइम तो है नहीं, Q तो इलेक्ट्रॉन का, चलो मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है। देखो गिवन क्या क्या है, अब हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल R दिया हुआ हम लोग का 5 × 10⁻11 मीटर, स्पीड दिया हुआ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। करंट निकालना I = Q/T, Q N बोल सकते हैं, N यहाँ 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। तो देखो I = Q/T के बदले हम E/T लिख सकते हैं। आप Q/T लिख सकते हो, बट Q/T का प्लेस में यहाँ आप E/T लिख सकते हो। क्यों E/T लिख सकते हो? इसलिए लिख सकते हो E/T क्योंकि Q = N, मैंने बताया ना, N यहाँ 1 है, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात है कि सर ये टाइम हमें मालूम नहीं, अगर ये टाइम मालूम रहता तो यहाँ पुट करके हम फाइंड कर सकते। देखो टाइम कैसे निकलेगा। जब भी सर्कुलर पाथ पर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा। तो T = S/V और S हो गया 2πr/V। आप समझ गए होंगे, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ, R का वैल्यू, पाई का तो वैल्यू पता, R का वैल्यू दिया हुआ, V का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से T, अब ये T का वैल्यू यहाँ आप पुट कर दो। तो I = क्या हो गया, देखो E/ ये हो गया 2πr/V, I = EV/2πr रख दोगे, आंसर इसका 100% चला है, ठीक है। देखो एक न्यू फार्मूला भी यहाँ से करंट का बन सकता है। वो कैसे बन सकता है बच्चों? देखो ये समझ गए होंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर भेजेंगे, हम बता देंगे आपको। I = क्या होता है? Q/T। अब Q के प्लेस में अगर E किए, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और E 1 टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको मालूम है कि 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से आप I = EV भी बोल सकते हैं, ठीक है। नोट करें इसे, आप समझे? तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेना। देखो इन अ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड। आपको मालूम है कि रिवोल्यूशन पर सेकंड RPS बोलते हैं। अब देखो मैंने बोला ना कि एक न्यू फार्मूला क्या बनेगा, I = Q/T, Q का प्लेस में N अगर 1 हो, एक इलेक्ट्रॉन का बात हो तो E, और 1/T 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी न्यू, तो I = E न्यू मेरा एक न्यू फार्मूला बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करंट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी रेडियस दिया हुआ, ठीक है। इसमें रेडियस दिया हुआ, R का वैल्यू दिया हुआ 5.1 × 10⁻11 मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 6.8 × 10⁻15 हर्ट्ज। रिवोल्यूशन पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। अब I = क्या हो गया, तो I = E न्यू हो गया, डायरेक्ट रख देना, इसका आंसर आएगा कितना एम्पियर, ठीक है। जरूरत नहीं है वहाँ रेडियस का भी यूज नहीं हुआ, आ रही बात समझ में? तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो डायरेक्ट से आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसे भी आप सॉल्व कर लेना। फिगर शो अ प्लॉट ऑफ करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम इंटरवल दी हुई है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है। करंट का वैल्यू 5 एम्पियर 10 एम्पियर होगा, कहीं दिया नहीं है, जो भी है सामने में 5 एम्पियर है। तो करंट फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे? इस डायग्राम से करंट 11 क्लास में पढ़े थे। जब भी इस तरीके का बात हो तो हम लोग एरिया अंडर ग्राफ करते हैं, जब प्रोडक्ट का बात हो। ये I है और T है और हमें मालूम है I = क्या होता है, I = होता है Q/T। तो Q = क्या हो गया, I × T। जब भी प्रोडक्ट का बात हो
ठीक है ना। तो इसमें कितना, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड करना। जब भी प्रोडक्ट का बात हो तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो ग्राफ का एरिया क्या है, देखो ट्रायंगल है और ये तुम्हारा ट्रायंगल के फॉर्म में बोल सकते हो, और ये अगर यहाँ से लाइन दे दो तो ड्रॉ ट्रायंगल एक स्क्वायर या ट्रैपेजियम बोल सकते हो। 1/2 सम या सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड कितना हो गया सम करेंगे तो बताओ, पैरेलल साइड का सम अगर करेंगे तो यहाँ से 10 हुआ, ठीक है ये 10 हुआ, और यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो ये कितना हुआ, 5 से 10 5 हुआ, तो 1/2 10 + 5, और हाइट कितना हुआ, तो हाइट 5 हो गया। अगर हम बात करते हैं 1/2 15 × 5 तो 75/2, डैट मीन्स 37.5 एम्पीयर, 5 कूलम ले लो चार्ज है, तो ये आंसर हो गया। सारी बात समझ में। आप ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ पैरेलल साइड मैंने लिया, 1/2 ट्रैपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ 5 है, पैरेलल साइड ये 10 हो गया, यहाँ से ये 5 हो गया, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 15 ये 10, और यहाँ से ये 5, ये 5 है 10 तो ये 5 हो गया, और हाइट हो गया 5। ऐसे करते सेकंड तरीके से। तो 1 ये ट्रायंगल प्लस इसको लाइन दे देते, तो ये स्क्वायर और फिर ट्रायंगल, ठीक है रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल वही बात आता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो जब भी ग्राफ के फॉर्म में हो तो करंट इस तरीके से फाइंड करेंगे, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे पास है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्जेज 6.1 × 10⁻16 Na+ एंड 4.6 × 10⁻16 Cl- आयन इन 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ, करंट निकालना। देखो I = हमको मालूम है क्या होता है, I = सर एक ही फार्मूला पढ़े, I = Q/T। सर Q दिया हुआ नहीं है तो Q = Ne/T, बट ये क्या N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो दिया हुआ नहीं। ये Na प्लस आयन, आयन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा तो प्लस माइनस आयन बनेगा, ऐसे आपको पता। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसमें N आयन्स को हम लोग सम कर देंगे, मतलब Na+ यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया देखो, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा N = हो जाएगा Na + 6.1 × 10⁻16 प्लस 4.6 × 10⁻16, 10⁻16 कॉमन लेते हैं, 6.1 + 4.6 दैट मीन्स 10.7 × 10⁻16 ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसे रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 10.7। आयन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और बाई टी कितना हो गया, टाइम है 2 सेकेंड, सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। जो आंसर मैं छोड़ देता हूँ सॉल्व करके, आप उसको आंसर को भेजो तो हमें लगेगा आपने क्लियर किया है, तो आप इसे नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ओम्स लॉ में आते हैं, और ओम्स लॉ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10th क्लास का टॉपिक रहा होगा। ओम्स लॉ को याद किए होंगे, प्रूफ किए होंगे, ऐसा बहुत कुछ किए होंगे, ठीक है। यहाँ भी हमें ओम्स लॉ को करना है, प्रूफ करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर बहुत सारा टॉपिक करना है इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो ओम्स लॉ में आपको मालूम है कि जैसे हम लोग बोले ना कि जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, इस कारण से करंट कंस्टिट्यूट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो करंट का फ्लो होगा। हमारी बात समझ में। तो जो करंट का फ्लो होगा वो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा जॉर्ज सिमोन ओम्स ने 1828 में ही बता दिया था, काफ़ी पहले इस लॉ दिया था। मैं बता दूं हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ओम्स लॉ के बाद में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कुछ न्यूमेरिकल, आफ्टर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ओम्स लॉ से रिलेशन, ठीक है। फिर ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी है, डैट मीन्स जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लिमिटेशन भी है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था सेम स्टेटमेंट रहेगा। और बोल सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोल सकते हो, लिख सकते हो द करंट फ्लोइंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the current flowing through a conductor
conductor is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference applied across its end of, across its end मतलब across the ends of conductor बोल सकते हो, across its end या across the ends of conductor। जो कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे उसका देखो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं देना कि पोटेंशियल, लैंग्वेज में देना करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जितना पोटेंशियल, जितना करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल मतलब जितना पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव उसका अपोजिट में जाएगा। ठीक है, बट हम लोग जब उसको मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि I प्रोपोर्शनल V लिखो या V प्रोपोर्शनल I, जो कांस्टेंट होता है वो करंट के साथ होता है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में तो I प्रोपोर्शनल V है, इसको भी लिख सकते हो और करके बोल सकते हो V प्रोपोर्शनल I, क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होगा और करंट का फ्लो करेगा तो कांस्टेंट जो है करंट के साथ होगा, इसलिए हम लोग V प्रोपोर्शनल I लिखते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा वो R आएगा, ये R कांस्टेंट होगा, V इज इक्वल टू आर आई, या आपने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। ठीक है, को मालूम होगा वेयर R क्या है, तो वेयर R एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, R एक कांस्टेंट है ना, और कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बोल दे कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, अगर V और I के बीच में ग्राफ हम करेंगे तो इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। मतलब अगर हम लोग बात कर दे ये V है, ये I है, तो ये R जो है वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अभी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आएंगे, डिटेल में बात करेंगे, बट हम बता दें कि R एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का कारण क्या है, किस रीजन से रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में इस चैप्टर में। यहाँ तक कि रेजिस्टेंस का कैसे रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर से बनता है, रजिस्टर कैसे बनाते हैं, कलर कोडिंग क्या होता है, पूरा चैप्टर में इसके बारे में बात करना। बट अभी ये जो मैंने लिखा है ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पर इसकी ज़रूरत है। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. Mathematically हम लोग इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, देखो अब ये VI हमें मालूम है V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। देखो रेजिस्टेंस का कारण क्या है कि जब भी करंट फ्लो, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन आयन कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, उस कोलिजन के कारण एक ओपोजिशनल पावर आया कि विरोधी भावना उत्पन्न होगा, और उस विरोध को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि वो विरोध करता है, ठीक है, करंट के फ्लो का विरोध करेगा। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ V एंड I अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ V एंड I, V और I का जो स्लोप होगा गिव्स द V एंड I गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अब ये जो स्लोप होगा V और I का, ये स्लोप जो है वो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू को देगा। मेरा बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्लोप होगा V और I का वो रेजिस्टेंस के वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। अब देखो क्या है, मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ये V है और ये I है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से एक ये और ये दो ले लेता हूँ, चलो OA और ये OB, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, मैं बोल दूँ IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, डैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ
ये आई ले लेता हूँ और ये भी, और अगेन यहाँ 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, ओ से ए और ओ से बी, ठीक है। अब बताना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखो तो डेफिनेटली हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि हायर द स्लोप द रेजिस्टेंस विल बी हायर, द रेजिस्टेंस विल बी हायर। देखो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि OA का, इस अगर डायग्राम इसको फिगर 1 में बोल दूँ, इसको फिगर 2 में बोल दूँ, तो इस फिगर में जो OA है वो ग्रेटर देन OB है, तो OA का रेजिस्टेंस OB से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। OA का रेजिस्टेंस OB से ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप हायर है और जिसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सर हायर स्लोप है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हायर स्लोप है मतलब जस्ट बता रहे। अब इसमें आप बोल सकते हो सर इसमें किसका स्लोप हाई, इसमें OA का स्लोप हायर है, नहीं, ठीक है, ये इक्वल ही है, समझ लो इक्वल ही है। अब ये I भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलो मैं पहले यहाँ आता हूँ। अगर इसमें एक और हम पॉइंट क्लियर कर दें, मैं बोल दूँ यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो बताओ इस डायग्राम से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। मैं बता दूँ जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। आगे टॉपिक मिलेगा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली अगर इसमें OA का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस अगर इसमें बोल दूँ R1 और इस रेजिस्टेंस को बोल दूँ R2, तो डेफिनेटली यहाँ R1 ग्रेटर देन R2 है और यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2। अब इस डायग्राम में जरा आ जाओ, सेकेंड डायग्राम में। सर सेकेंड डायग्राम में क्या बता रहे हैं आप, किसका स्लोप हायर है, OA का स्लोप हायर है या OB का स्लोप हायर है। मैं बता दूं OB ग्रेटर देन OA। अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 कर दो और यहाँ का टेम्परेचर T2 कर दो, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है ना, थोड़ा छोटा बना है बट क्लियर। अगर इसका रेजिस्टेंस को R1 ले लो, R1, और इसका रेजिस्टेंस को R2 ले लो, ये मतलब ये नीचे वाला लाइन नहीं बाबू, ये सेकेंड वाला है, ये T2 टेम्परेचर है और इसका रेजिस्टेंस क्या है तो R2। तो अब बताओ OB ग्रेटर देन OA है, डेफिनेटली यहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 है और यहाँ T2 ग्रेटर देन T1। ये कैसे हो गया सर, इसमें ये स्लोप हायर हुआ, इसमें ये स्लोप हायर क्यों हो गया, OB का स्लोप हायर क्यों हो गया। देखो हायर इसलिए हो गया ना, जो V के तरफ होगा उसका स्लोप हायर होगा, जो पोटेंशियल के तरफ लाइन होगा उसका स्लोप हायर होगा। देखो ये V के साइड में है, ठीक है ना, ये V के साइड में, V के साइड में कौन है OA, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्या है, ये लाइन किधर है, ये V के तरफ कौन है OB, तो OB का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और OB का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस पर अच्छा टॉपिक है और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात ना। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड IV कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का विरोध करेगा, डेफिनेटली विरोध करेगा। ये क्यों होगा रेजिस्टेंस, अगर 100% आंसर चाहिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस क्यों होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेट करना होगा, ठीक है। बट मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। सिंपल बात है, करंट के फ्लो का विरोध करेगा, जो करंट फ्लो होगा उसका विरोध करेगा, इसको प्रतिरोध भी हिंदी में बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो तो मैं बोल सकता हूँ सिंपली में कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू माने गुण होता, क्वालिटी होता, वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेज the flow of current through it, करंट का फ्लो का अपोज करेगा, करंट का फ्लो का विरोध करेगा। अगर हम बोल सकते हैं कि हायर द रेजिस्टेंस, हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा
higher the value of resistance, less current is flowing through conductor. Less current is flows through it. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, ये डेफिनेटली बात है। ठीक है, अब बोल सकते हैं सर हम लोग तो रेशियो करके पढ़े थे, रेशियो करके लिख सकते, तो R इजिकल टू V/I होता है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको अलग हिसाब से बोल सकते हैं क्या वो। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये किसका किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor to the current flowing through it. जितना वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा और जो करंट फ्लो करेगा, डेट मीन्स आप जाने R इजिकल टू V/I। ठीक है, ये मालूम है आपको ओम्स लॉ से। देखें SI यूनिट क्या होगा इसका, तो आपको पता है SI यूनिट इसका ओम होगा। ये जॉर्ज सिमोन ओम, उसके नाम पर ये साइन हम देते हैं, जॉर्ज सिमोन ओम 1828 में उसने बताया। तो R इजिकल टू क्या हो गया, V/I। ठीक है, 1 ओम क्या डिफाइन हो जाएगा, 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर, यही होना है ना। बोल सकते हो 1 ओम का डिफिनेशन में लिख सकते हो कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through a conductor, if 1 ampere of current flows through a conductor when a potential difference of 1 volt is applied, when 1 ampere of current flows through a conductor when a potential difference of 1 volt is applied, then it is said to be 1 ohm। तो क्या बोलेंगे उसको, 1 ohm बोलेंगे। आ रही बात समझ में, यहाँ से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 1 ohm डिफाइन कर लेना, 1 ohm डिफाइन कर लेना और पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बात है कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला ना कि रेसिस्टेंस के बारे में अगर कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में लगता हो तो आप इतना समझ लो कि चैप्टर में रेसिस्टेंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना। रेजिस्टेंस कैसे होता है, यानी रजिस्टर डिवाइस होता है, वहाँ से बनता है, कैसे बनाते, कलर कोडिंग करते, मैनी वगैरह। ठीक है, तो आप 1 ohm यहाँ डिफाइन कर लो। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड, ऐसे नोट्स बना सकते हो। ये फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ। देखो लेंथ पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट मीन्स R प्रोपोर्शनल L, यानी लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बात समझ लेना। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में मैंने बताया था कि πr² होता है, तार का मोटाई होता है। ये क्या होता है ना, आप लैंग्वेज बना लेना कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज R प्रोपोर्शनल 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना लेना, ऐसा लैंग्वेज बना लेना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का कम होगा वैल्यू तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बात होता है। हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर, अब आप बोलेंगे सर नेचर पे क्या डिपेंड करता है, तो इसमें कोई मैथमेटिकल पॉइंट तो नहीं, लेकिन आप सुने होंगे कि गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। डैट मीन्स क्या है, उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होगा, बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, मतलब करंट, गोल्ड में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा। गोल्ड का कुछ नेचर है, सिल्वर का कुछ ऐसा नेचर होगा, तो जब उसकी प्रॉपर्टी आएगा तो उसके बारे में बात होगा, कभी अगर आया तो। ऐसे ये 2 पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। अगर मैं बोल दूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर 1 और 2 के बारे में बात करें तो R प्रोपोर्शनल L
L बाई ए होगा, देखो L इंटू 1/a, L इंटू 1/a, तो R प्रोपोर्शनल L/a। जब भी यहाँ देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ भी एक कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता तो एक कांस्टेंट आता है, और R प्रोपोर्शनल L/a, यहाँ कांस्टेंट आया रो, इसको रो पढ़ते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट। बहुत बार ये लेटर आपको मिला होगा, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट है, और क्या बोलते हैं इसको, देखो इसको बोलते हैं रो एक कांस्टेंट है, ठीक है, कॉल्ड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसको रेसिस्टिविटी, एक नया टर्म मिला, क्या मिला, रेसिस्टिविटी। R इजिकल टू रो L/a, यानी रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। कुछ बेसिक क्लास है, समझना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा क्लियर हो। तो रेसिस्टिविटी, अब रेसिस्टिविटी को अलग से डिफाइन करते बताते कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसे नोट करें आप। तो हम लोग फाइंड किए R इज इक्वल टू रो इंटू L/a। तो यहाँ से रो कितना हो गया, देखो रो का क्या हो गया, R इंटू A/L, हुआ कि नहीं हुआ। यूनिट निकालो तो रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। आ रही बात समझ में। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ, ओम मीटर। मैं बता दूं कि जो रेजिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है, इसे घबराना नहीं। और ये लिखा रहता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या लिखा रहता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डैट मीन्स रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का एक अनदर नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कोई बोलेगा सर डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन रेजिस्टिविटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा। तो डिफिनेशन क्या देंगे, ये क्या है सर। अभी तो आप आए तो क्या डिफिनेशन के लिए पूरा इतना करना पड़ेगा, कर सकते हैं, मैंने जितना बताया वो कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी, आ रहा बात समझ में, कर सकते हैं, बट कुछ मीनिंग समझना। रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या है, ये समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो करंट के फ्लो का विरोध करेगा। मेरा लाइन को सुनना, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो करंट के फ्लो का अपोज करेगा। तो रेजिस्टिविटी भी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का विरोध करेगा। तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, देखो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current through unit cube of material। ये मटेरियल के यूनिट क्यूब में जो करंट फ्लो करता है उसका विरोध करता है। ये यूनिट क्यूब का मतलब क्या हुआ सर, देखो यूनिट क्यूब का मीनिंग एक लाइन में अगर समझे तो यूनिट क्यूब का मीनिंग हो गया यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इकाई लेंथ इसको बोल सकते हैं और इकाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। समझ के बात को, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बात होता। यूनिट लेंथ का बात होता है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात होता। तो क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक है कि 1 मीटर का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। उससे ज़्यादा हो सकता है 1 मीटर से, बट स्पेसिफिक है कि 1 मीटर का बात करेंगे, 1 मीटर लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr स्क्वायर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का। यूनिट का बात करेंगे, यूनिट क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा, यूनिट क्यूब में जो करंट के फ्लो का अपोज होगा उसे रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और सिंपली अगर करंट का फ्लो कहीं भी करंट का फ्लो का विरोध हुआ तो रेजिस्टेंस। दैट मीन्स रेजिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर करंट का फ्लो हुआ सिंपली एज ए कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड यूनिट क्यूब, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हुई तो रेजिस्टिविटी। अब यहाँ आप अगर कोई डिफाइन पूछे तो आप यहाँ इसको डिफाइन करके और फिर आप फार्मूला यहाँ दे सकते हो कि रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो और L/a, जो मैंने किया उसे आप पूरा यहाँ भी दिखा सकते हो। फिर आप ऐसा यूनिट वगैरह दे सकते हो, ये आपका काम है। इस तरीके से बात होता है, ठीक है। लिखने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी,
ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किया। देखो अब 2 पॉइंट और है, कुछ छोटा मोटा पॉइंट है जिसको आज क्लियर कर लेते हैं तो फिर आगे सिंपल होगा। रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो का विरोध करना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, विरोध नहीं करेंगे जाने दो, क्योंकि करंट तो फ्लो हो नहीं रहा। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज कर रहा, बट करंट का फ्लो बंद तो नहीं हो रहा ना, करंट का फ्लो हो रहा। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा, मूव कर रहा, और उधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो करता, करंट का फ्लो तो हो रहा, रुक कहाँ रहा। इसलिए करंट के फ्लो को होने देना उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, property of conductor which allow flow, oppose नहीं, which allow the flow of electric current through conductor, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कंडक्टर से विरोध नहीं करेगा, उसको जाने देगा। अब डेफिनेटली उसका उल्टा हुआ, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं इट इज रेसिप्रोकल, राइट है, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ गए बात ना, रेजिस्टेंस का उल्टा होता, ठीक है। इसको G से डिनोट करेंगे, G इज इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी कोई लेटर से डिनोट अगर किसी और सब्जेक्ट में आपने किया हो, केमिस्ट्री वगैरह में कुछ अदर नेम से, तो उससे लेना देना नहीं है। फिजिक्स में G से डिनोट करेंगे, 1 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, और ऐसा यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा मतलब सर ओम को उल्टा कर दे ऐसे, हाँ ओम को भी उल्टा कर सकते हो, या ओम को उल्टा नहीं करते ना तो ओम पर -1 देते, ओम इनवर्स। ओम लिखे थे OHM, तो यहाँ लिख देते मो, MHO, अरे बस मैं यहाँ ओम का उल्टा हो गया मो। या फिर एक साइमन भाई साहब है तो साइमन भी लिखते हैं, डैट मीन्स इसको एक साइमन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस का हो गया 1 रेजिस्टेंस, 1 ओम पर ओम, या मो या फिर साइमन, समझ में आ रहा। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, वैसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। दैट मीन्स अगर मैं नया टॉपिक ले लूँ कंडक्टिविटी, आप कैसे डिफाइन करना कंडक्टिविटी को, देखो कुछ कुछ टर्म आपके लिए छोड़ते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू, कंडक्टर के बदले क्या लिखना, यूनिट क्यूब ऑफ कंडक्टर, यूनिट क्यूब ऑफ कंडक्टर। यूनिट क्यूब माने यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर लिख दोगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं किसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। इट इज द, ये इसके पहले पूरा लिखना डिफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। मतलब रो इज इक्वल टू 1 रो, ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 रो। ये सिग्मा, छोटा सिग्मा, 2 सिग्मा होता है, एक बड़ा सिग्मा होता है, ऐसे समेशन का एक छोटा सिग्मा होता है, समझ गए बात को। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 रो, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। ये सब छोटा मोटा पॉइंट है जो ध्यान में रखना, काफ़ी यूज है इसका चैप्टर में। ऐसा यूनिट उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का क्या था, पर ओम मीटर, तो पर ओम पर मीटर, ओम मीटर था ना, पर ओम पर मीटर, या ओम को लिख दोगे मो पर मीटर, या फिर साइमन भाई साहब है साइमन पर मीटर। और ये बात समझ में। डायमेंशनल फार्मूला आप कंडक्टेंस का ही फाइंड कर सकते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला आप रेजिस्टेंस का भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों एक इसी तरीके का टॉपिक और हम लोग आज कर लेते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है। बस इस वर्ड का यूज आता है आगे चल के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में, और फिर बहुत अच्छा और टॉपिक है उसमें। बस करंट डेंसिटी का मतलब था करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको कुछ खास डिफाइन उस तरीके के, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, उसको करंट डेंसिटी बोलेंगे।
इट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी लिख सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय जे, इसको जे से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जे, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। आपको मालूम है कि जहाँ ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा यूनिट क्या हो गया अगर हम निकालना चाहें तो, ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये क्या बताता है एक्चुअल में, ये बताता है ना कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स property of conductor है ना, inside property of conductor at any point inside it, यानी कंडक्टर के अंदर कहीं भी करंट जो फ्लो कर रहा अंदर में, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर के अंदर में करंट फ्लो कर रहा, तो किसी पॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है करंट डेंसिटी, कि उस पॉइंट का डेंसिटी जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, यहाँ बाय एरिया हो रहा। तो क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करते हैं करंट में, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों यहाँ से मैं दो प्रॉब्लम देखता हूँ और देखता हूँ कौन इसका आंसर करेक्ट बना के सबसे पहले मुझे भेजता है। देखो क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इज ड्रॉन आउट सच डैट, उसको ऐसा खींच दिया ना, इट्स लेंथ इनकी, उसका लेंथ बढ़ गया बाई ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ का बाई ट्वाइस हो गया। तो नया वैल्यू क्या है सर, 5 है, दुगना कर देंगे 10 होगा आंसर, 10 ने आंसर 45 ओम है। ठीक है, फिर देखो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सच डैट, एक वायर रेजिस्टेंस फिर 5 ओम है सच डैट सो डैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज टू ट्वाइस इट्स, अरे सेम क्वेश्चन में 2 बार लिख दिया क्या? नहीं सेम नहीं, कुछ अलग है, देख लो जरा सा। ठीक है, तुम्हारा काम है देखना, कुछ अलग है दोनों क्वेश्चन में। इंक्रीजेज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बाई ट्वाइस टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। इसका भी सर 5 का 10 होगा, क्या दिमाग में आ रहा? नहीं, 20 ओम आंसर होगा। तो देखते हैं बच्चों आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कहीं से चीटिंग नहीं करना है, सॉल्व करके मुझे भेजना है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, भेजे आप। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।